नमस्कार, बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। आज हमारे साथ सीधे और तीखे सवालों के चक्रव्यूह में हैं प्रदीप जैन जी। प्रदीप जैन जी रोहतक यानी कि हरियाणा में सीएम सिटी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने वाले चंद कार्यकर्ताओं में से एक हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल प्रदीप जी ये कि अभी उस रेस में थे, जो होड़ लगी थी टिकट पाने की, रोहतक से भी आपका नाम चल रहा था, उस रेस में आप काफी आगे भी थे, उसके बावजूद मनीष ग्रोवर पर ही पार्टी ने विश्वास जताया, क्यों? निर्णय करने वाली समिति के नजरिए में मनीष ग्रोवर जी एक बेहतर प्रत्याशी थे और आज भी मैं इस बात से सहमत हूं कि मनीष जी मुझसे बेहतर प्रत्याशी है। उसका एक छोटा सा प्रमाण ये है कि आज नगर में चुनाव अभियान, चुनाव प्रचार जो मनीष जी के नेतृत्व में हम सब लोग चला रहे हैं, वो सीधा विजय की ओर बढ़ रहा है। तो जहाँ तक मेरे टिकट की इच्छा या प्रयास का विषय है, ये एक स्वाभाविक विषय है, लेकिन ये हमारी प्रतिस्पर्धा थी, हम प्रतिद्वंदी हैं और लोकतांत्रिक पार्टी में एक स्वस्थ प्रक्रिया है, इससे कम और ज़्यादा कुछ नहीं है। जब इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, मैं इसको लड़ाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सियासत में ये लड़ाई ही है एक तरह से, जब इस तरह की भावना होती है, जब आप रेस में होते किसी के साथ और आपको टिकट ना मिलके किसी और को टिकट मिल जाता है, तो क्या भीतरघात होने की जो संभावनाएं रहती हैं वो बढ़ जाती है? क्योंकि इससे हम डिनाई नहीं कर सकते, पास्ट में हमने देखा है भारत में ऐसा होता रहा, हरियाणा में भी ऐसा होता रहा है। देखिए, मैं सब सीटों की जानकारी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचार के साथ जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों से जुड़ा है, उसके लिए व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, दल जो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं था, तो आप भी काम कर रहे थे, मनीष ग्रोवर भी काम कर रहे थे, और मनीष ग्रोवर के साथ नेगेटिव ये जाता है कि वो 3 चुनाव पहले हार चुके हैं सेम सीट से, उसके बावजूद उन्हीं पे फिर से भरोसा क्यों, आप पे क्यों नहीं? मनीष ग्रोवर जी चुनाव हारने के बाद लगातार सामाजिक कामों में, राजनीतिक गतिविधियों में बराबर आप भी थे, आप भी रहे हैं, सक्रिय रहे हैं। कई जगहों पर हमने आपको देखा है पिछले कुछ वक्त में। चुनाव हारने के बाद किसी भी कारण से आदमी निराश होकर के घर बैठ जाता है, लेकिन मनीष ग्रोवर ने निराश ना होते हुए पार्टी की गतिविधियों को और सामाजिक क्षेत्र में अपनी भूमिका को कम नहीं किया, बल्कि उसको बढ़ाया है, और उस बात का लाभ हमें इस चुनाव में मिल रहा है। लेकिन मनीष ग्रोवर के साथ जो नेगेटिव पॉइंट जाता है, जैसे मैंने मेंशन किया पहले भी कि 3 चुनाव हार चुके हैं, उसके बावजूद पार्टी उन पे भरोसा जता रही है, तो क्या रोहतक में बाकी जितने कार्यकर्ता थे, बाकी जितने नेता थे भाजपा के, वो इस केपेबल नहीं थे कि उनमें से किसी एक को आगे बढ़ा सके? पार्टी में चुनाव के वक्त अनेक कार्यकर्ता अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलना होता है। ये सवाल लेकिन सभी लोग जिसको टिकट मिलता है उसकी विजय सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करते हैं, और उसी क्रम में मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि जो टिकटार्थी थे, टिकट पाने के जो इच्छुक कार्यकर्ता थे, वो सब लोग हमारे प्रत्याशियों की विजय को इंश्योर करने के लिए लगे हुए हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने सवाल कुछ और पूछा। मैंने सवाल ये पूछा कि 3 बार लगातार कोई प्रत्याशी उसी सीट से हारता है, मैं उस प्रत्याशी के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन कई बार होते हैं, कई फैक्टर्स काम करते हैं उसके, मैं वही बता रहा हूं, उसके बावजूद क्या कोई और कार्यकर्ता मिला ही नहीं भारतीय जनता पार्टी? ऐसा नहीं, अनेक हमारे पास योग्य कार्यकर्ता हैं, सक्षम कार्यकर्ता हैं, मनीष जी के बराबर के कार्यकर्ता हैं, मनीष जी से बेहतर कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक जो विशेष बात मैं आपको यहाँ कोट करना चाहता हूं, मनीष ग्रोवर ने 3 बार चुनाव हारने के बाद अपनी राजनीतिक सक्रियता, अपनी सामाजिक भूमिका में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं लाए, बल्कि इस एक्टिविटीज को बढ़ाया, जनता के अंदर अपने भागीदारी को और ज्यादा मल्टीप्लाई किया, और ज्यादा समय लगाया, कहीं कमी पेशी रही होगी तो उसको दूर करने का प्रयास किया। यही एक गुण उनका आज चुनाव विजय की ओर लेकर के जा रहा है। जब यहाँ सड़कों पर मैं कई बार निकला, लोगों से बात की, आम जनता से बातचीत की, दुकानदारों से, अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत की, तो पहले से जन समर्थन बढ़ा हुआ बीजेपी का नजर आता है मुझे। लोग कहते हैं कि हाँ, बीजेपी को भी मौका दिया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस को डिनाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सीएम का गढ़ माना जाता है। ऐसे में जो बढ़ी हुई लोकप्रियता दिख रही है मनीष ग्रोवर की, उस बढ़ी हुई लोकप्रियता का कारण क्या मनीष ग्रोवर है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, या नरेंद्र मोदी है?
सभी फैक्टर्स का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, कोई एक फैक्टर निर्णायक नहीं होता है। मनीष ग्रोवर की सामाजिक राजनीतिक सक्रियता, कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग और नरेंद्र मोदी का देशव्यापी विश्वव्यापी जो आज समर्थन हो रहा है और उनके आह्वान पर हरियाणा के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने का जो मन बनाया है, ये भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो उनकी विजय को एंश्योर करने वाला है। ये डिप्लोमेटिक जवाब था क्या? एक बीजेपी का कार्यकर्ता बोल रहा है या वो व्यक्ति मेरे सामने बैठ के अपनी बातें कह रहा है जो खुद टिकट की रेस में था? नहीं, मैं बीजेपी के कार्यकर्ता भी हूं, मैं टिकट के रेस में भी था, ये दोनों बातें सत्य हैं। उसके बावजूद ये बात कह रहा हूं, मैं विचार के साथ जुड़ा हूं, ठीक है, मैं पार्टी की नीतियों के साथ जुड़ा हूं। राजनीतिक लाभ हानि मेरे लिए मेरे विचार को बदलने वाली नहीं है। अवसर मिलना ना मिलना, कब मिलना, ये भी मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और अवसर किसको मिलता है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा जो दायित्व बनता है, मेरा जो पार्टी में आने के बाद का यात्रा है, उसमें विश्वास और पार्टी के प्रति समर्पण, यही अपने जीवन का एकमात्र सिद्धांत है। उसके लिए हम हर उस व्यक्ति के लिए समर्थन करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे जो पार्टी का सिंबल और टिकट लेकर पिछले कई सालों से आप लगातार जो है वो सक्रिय भूमिका में नजर आए हैं और कई बार कई अलग अलग मंचों से आपने हुड्डा सरकार पर, कांग्रेस की सरकार पर कई आरोप लगाए, घोटालों के आरोप लगाए, जमीन घोटालों के आरोप लगाए, भेदभाव के आरोप लगाए। अगर आप या आपकी पार्टी ये मानती है कि हुड्डा सरकार में घोटाले हुए, अगर आपके पास सबूत हैं, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, कोर्ट में भी लोग गए हुए हैं। नहीं, आपकी पार्टी क्यों नहीं जा रही है? राजनीतिक दलों का काम सिर्फ आरोप लगाना है, ऐसा नहीं। मैं मेरी बात को सेंटेंस पूरा कर लूंगा। हाँ, बताइए। राजनीतिक दलों का काम सरकार की कमियां अगर विपक्ष में है तो सत्ताधारी दल की और सरकार की कमियों को जनता के बीच में लेकर के जाना, सरकार की जो खामियां हैं, सरकार की जो वायदा खिलाफी है, सरकार के ने जो विश्वास दिलाया था या विश्वास पूरा नहीं किया, जो विश्वासघात कोई हुआ है, तो उनको जनता के बीच में लेकर के जाना। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आरोप लगाए हैं, इसके साथ आपको नहीं लगता है कि इन आरोपों के साथ अगर आप कुछ सबूत रखते जनता के सामने? मैं सबूत के बारे में आ रहा हूं, मैं सबूत के बारे में आ रहा हूं। अब रिलायंस SEZ के नाम पर लगभग 25,000 एकड़ जमीन एक्वायर की गई और पूरे हरियाणा को और पूरी हिंदुस्तान को ये बताया गया कि हरियाणा में रिलायंस को जमीन देने के बाद 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इतनी पूंजी बाहर से आएगी, हरियाणा में उद्योग धंधे लगेंगे। लेकिन आज 8 साल के बाद हरियाणा सरकार ने वो जमीन वापस ले ली। क्यों? आपको मालूम है कि रिलायंस उस जमीन की 4 दीवारी तक नहीं करा पाया। आज उस 25,000 एकड़ जमीन के अंदर जो उद्योग के लिए किसानों से सस्ते भाव में जबरन हरियाणा सरकार ने एक्वायर करके रिलायंस को दे दी थी, उस जमीन की 4 दीवारी तक नहीं हुई, बिजली का कनेक्शन रिलायंस वालों ने नहीं मांगा। आज उस ग्राउंड के अंदर लोग क्रिकेट खेलते हैं, बच्चे सैर करने, बच्चे घूमने खेलने जाते हैं, लोग पशु चराने के लिए वहां पर जाते हैं। घोटाला क्या है? कमाल है, ये हरियाणा के साथ कितना बड़ा धोखा है। ठीक है, उन्होंने जिस उपलब्धि को, जिस लोगों को पैसा नहीं दिया गया, किन लोगों को पैसा नहीं दिया जिनकी जमीनें थी? कि ऐसा हो सकता है कि पैसा ना दिया जाए, लेकिन कम पैसा दिया गया और ज्यादा पैसे रिलायंस से लिए, रिलायंस से दूसरे अंडर द टेबल लिए गए। इस बात को पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो अगर पूरा हिंदुस्तान जानता है, बीजेपी अगर ये आरोप लगा रही है, तो बीजेपी क्या सिर्फ इसलिए आरोप लगा रही है कि वो विपक्ष की भूमिका में, विरोधियों की भूमिका में है, या बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसके पास सबूत है और वो कोर्ट में जा सकती है? बीजेपी कह सकती है कोर्ट में हम कोर्ट में जा रहे हैं, लेकिन जनता की कोर्ट में। क्यों? आपको भारत में जो संवैधानिक प्रक्रिया है उस पर भरोसा नहीं है? और 19 तारीख के बाद हम वो जमीन किसानों को वापस देने वाले हैं। प्रदीप जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हम जमीन को किसानों को वापस देने वाले हैं। प्रक्रिया जो है भारत में, उस पर भरोसा नहीं है। जो 1800 करोड़ रुपया उस जमीन में स्टाम्प ड्यूटी के नाम पर उन्होंने माफ किया, सरकार को कितना घाटा हुआ? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं सारे घोटाले का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं।
कितनी बड़ी जमीन, उसके अंदर कितने उद्योग धंधे लग सकते थे, खेती हो सकती थी, लोगों का अगली पीढ़ी तक की रोजी रोटी का जुगाड़ हो सकता था। और पूरे देश को ये बताया गया कि हरियाणा में 25,000 एकड़ में इतने उद्योग धंधे लगने वाले, इतनों को रोजगार मिलने वाला। ठीक है, मैं आपकी बात एक मिनट के लिए अगर मान भी ली जाए, निष्कर्ष क्या निकला है? प्रदीप जी, निष्कर्ष निराशा। अगर मान भी ली जाए तो मुझे ये बताइए कि बीजेपी को सब सारी चीजें मालूम थी। बीजेपी को मालूम थी ये बात कि लोगों के साथ धोखा हो रहा है, बीजेपी को मालूम थी ये बात कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है, बीजेपी के पास सबूत भी है, बीजेपी के पास सब कुछ है। उसके बावजूद आप जिन लोगों की बात करते हैं, जिन लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, क्या उनके हक में यह बात नहीं होती कि आप कोर्ट जाते, कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार को कटघरे में खड़ा करते, जीतते और किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का हक उनको दिलाते? यह जरूरी नहीं था आपके लिए? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मौजूदा कांग्रेस की सरकार के खिलाफ 58 बार लैंड एक्विजिशन के बारे में, कंपनसेशन के बारे में, उसकी एनहांसमेंट के बारे में, कॉलोनाइजर्स को, बिल्डर्स को लैंड देने के बारे में और सीएलयू देने के बारे में, इन सब के बारे में 58 बार सख्त टिप्पणी करके सरकार के फैसलों को पलटा है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से ही वो सब चीजें हुई हैं। हाईकोर्ट में और कोई दूसरी पार्टी तो गई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आपको नहीं लग रहा है कि आप देखिए राजनीतिक दल, भूमिका जो हो सकती है आपकी भूमिका, उस कुमार गौरव जी, से देखिए राजनीतिक दल सीधे सीधे कोर्ट में नहीं जाते। क्यों? मेरी बात, किस कानून के तहत? मेरी बात, कानून की बात नहीं कर रहा, एक परंपरा और मर्यादा होती है। मतलब क्या आपस में मिलकर सब कुछ करें, ऐसा है? आपका अपना सोच हो सकती है। नहीं तो आप मुझे बताएं कि किस कानून के तहत लिखा हुआ है? भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, हमारे जो लीगल सेल है पार्टी का, उनके कार्यकर्ता हाईकोर्ट में गए, मौके का मुआवना लिया, वहां के जमींदारों की, मजदूरों की बातों को सुना गया। ना मुझे अब आपको 2-4 घटनाएं याद दिला दूं। घटना बताता हूं, नाम बताता हूं। लालू यादव जेल गए क्यों? सुशील कुमार मोदी वहां हैं, उन्होंने उनके खिलाफ केस किया। जयललिता जेल क्यों गई? क्योंकि उनके खिलाफ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी नेता ने केस किया। तो उसी तरह बीजेपी क्यों नहीं गई? अगर उसको मालूम है, मोदी जी गए ना, तो बीजेपी में ऐसा कोई नेता नहीं था जो जा सकता था। दीपक बाल्यान, मैं आपको नाम बताना चाहता हूं। बताइए। आप नाम बड़ा हो तभी मानेंगे, ये भी समस्या है ना। चलिए एक छोटे से, मैं कोर्ट में जाऊंगा तभी आप मानेंगे कि बीजेपी गई है? नहीं, मेरे से कोई जूनियर कार्यकर्ता कोर्ट में, मैं बता रहा हूं हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गए हैं। एडवोकेट जो हमारा काम देखते हैं वो लोग कोर्ट में गए हैं। अब पार्टी हुआ उसमें, अब तक क्या चल रहा है? 58 बार हाई कोर्ट ने सरकार के खिलाफ गंभीर और सख्त आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए सरकार के फैसलों को बदला है। ठीक है। सरकार जब उन फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के बारे में प्रॉपर्टी डीलिंग शब्द वाला टिप्पणी देकर के उनको कहा है। टिप्पणी आई है, टिप्पणी ऐसे एक दिन में नहीं आई है। टिप्पणी लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में नहीं आई है। उसके लिए प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कोर्ट से कई बार ना आपको निराशा भी मिली है। ये स्वाभाविक। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, वापस आएंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आरोप प्रत्यारोप की सियासत से ऊपर उठकर चुनावी हवा जो इस वक्त हरियाणा की फिजाओं में घूम रही है, हवा जो इस वक्त महसूस कर रहे हैं लोग, वो कैसी है? क्या उस गर्माहट में, उस हवा में बीजेपी की भी कुछ सुगंध है? एक छोटे से ब्रेक के बाद